स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, चावल चावल ना सिर्फ भारत में बल्कि विश्व में हर जगह खाया जाता है और चावल के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है हमारे फार्मर्स की, किसानों की इनकम के ऊपर में। लेकिन कई बार ऐसे भी कुछ चीजें होती हैं कि वो हमें नजर आ रहा है कि हमारे लिए बेहतर है, हमारे लिए अच्छा है, बट अल्टीमेटली जब आप उसका पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये अच्छे से ज्यादा हमारे लिए नुकसानदायक है। उसी कड़ी में मैं आपके साथ में एक न्यूज को बहुत ही डिटेल्ड वे में समझने की और समझाने की कोशिश करूंगा। हाल ही में भारत ने जो भारत से चावल का एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर में बैन लगाया है और उसके बाद से एक न्यूज जो दबे मुंह ही सही पर चारों तरफ घूम रही थी कि क्या ऐसे प्रोडक्ट जिनके अंदर में हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जुड़े हुए हैं उनके एक्सपोर्ट से सही में हमें फायदा भी है या उसका हमें नुकसान है। तो इस न्यूज को हम देखते हैं। न्यूज क्या है कि वाई, आखिर ऐसा क्यों है कि चाइना राइस इंपोर्ट कर रहा है भारत से फर्स्ट टाइम इन डिकेड्स। और ये जो न्यूज पिछले 3 साल से लगातार बनी हुई है, तो डिटेल में जानेंगे आखिर इसकी कारण क्या है, वजह क्या है, क्यों क्यों क्यों, इन सभी का हम जवाब जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले स्टडी IQ IAS आप सभी के लिए बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर आया है। अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो इस बैच को ज्वाइन करिए PRT लाइव कोड यूज करके। तो पहले थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे कि विश्व के अंदर में कौन एक्सपोर्ट कर रहा है, कौन इंपोर्ट कर रहा है। कुछ नंबर्स में जानेंगे और उन नंबर्स को जानने और समझने के बाद में हम फिर आएंगे इसका क्लाइमेट चेंज से क्या रिलेशन है और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बड़े बड़े देश और डेवलप्ड नेशन क्या पता जानबूझकर ऐसे प्रोडक्ट को अब इंपोर्ट कर रहे हों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चीन ने क्या किया है, हमारे देश से क्या किया है, चावल को इंपोर्ट करना शुरू किया। 2019 की न्यूज़ है। और जो बीजिंग जो इंपोर्ट कर रहा है वो लगातार क्या है, उसका जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। अगर आप देखें कि बीजिंग यानी कि चाइन कितना ज्यादा इंपोर्ट करता है तो 4 मिलियन टन ऑफ राइस एनुअली, सालाना वो क्या करता है, इंपोर्ट करता है। और जनरली वो पहले भारत को अवॉइड करता था, वो ज्यादातर बांग्लादेश, पाकिस्तान, वियतनाम, थाईलैंड यहां से इंपोर्ट करता था। लेकिन रिसेंट टाइम में बहुत कुछ चेंज हुआ है और अगर देखें इंडिया क्या बन चुका है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन चुका है पूरे वर्ल्ड का। ये भी पॉइंट नोट करिए, एक चीज समझिए, चीन ने भारत से क्या करना शुरू किया, इंपोर्ट करना शुरू किया है चावल को। ये मैं बता रहा हूं पिछले 3 साल से हम इस चीज को, ट्रेंड को देख रहे हैं। और दूसरी तरफ में देखा जाए इंडिया में क्या हो रहा है, चावल यानी कि राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्शन के कारण में आप देखेंगे तो हम वर्ल्ड के अंदर में 40% जो ग्लोबल लेवल पर जो एक्सपोर्ट होता है वो भारत से होता है। भारत से एक्सपोर्ट हर जगह होता है, यूएस में भी होता है। जैसे ही इस साल न्यूज आई कि भारत ने जो नॉन बासमती और बासमती राइस वाला जो पूरा का पूरा कॉन्टेक्स्ट था वहां पर आया कि हमने चावल को बैन कर दिया है। यूएस में देखा होगा पैनिक बाइंग शुरू हो गई थी। भारत अफ्रीका कंट्रीज में भी बहुत कुछ क्या करता है, हद तक चावल को क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। अब हम जनरली ये कहते हैं भाई अगर एक्सपोर्ट हो रहा है तो ये हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए बहुत अच्छा है, करंट अकाउंट डेफिसिट के लिए बहुत अच्छा है, फार्मर्स की इनकम के लिए बहुत अच्छा है और हमें प्राइमा फेसी ये लग रहा है। और अगर हम डाटा के हिसाब से देखें तो डाटा भी अगर आप देखेंगे तो अगर आप देखें विश्व के अंदर में जो कंट्री सबसे बड़ी एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, प्लीज इनको थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, उसके बाद में हम इश्यू पर आएंगे। आप देखें भारत वर्ल्ड के अंदर में सबसे ज्यादा क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है चावल को। उसके बाद देखिए थाईलैंड है, वियतनाम है, पाकिस्तान है, बर्मा है, चाइना है और उसके बाद में बहुत सारी चीजें। और इंपोर्ट कौन कौन करता है, तो इंपोर्ट का जब डाटा आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा अगर कंजम्पशन देखा जाए वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा चावल का कंजम्पशन अगर देखा जाए कौन कर रहा है, चाइना कर रहा है। यानी कि चीन को चावल चाहिए। जैसे हम चाइना से चाय की बात करते हैं वैसे चीन से चावल ये हम कनेक्ट कर सकते हैं। चीन को चावल चाहिए क्योंकि उनके पास में बहुत बड़ी आबादी है
और वहां पर फूड सिक्योरिटी के नाते से चावल का होना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सेम गोज विद इंडिया ऑल्सो। भारत की आबादी भी बहुत बड़ी है और इस बड़ी आबादी के अंदर में राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फूड है जो हमारे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करता है। अब ऐसा क्या चेंज आया, ऐसा क्या ड्रामेटिक चेंज आया कि इंटरनेशनल लेवल पर सिर्फ और सिर्फ चीन ही नहीं, वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे देश क्या कर रहे हैं, भारत से चावल का इंपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके पीछे मैं एक और चीज आपको ले जाने की कोशिश करूंगा। चावल की खेती में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका कनेक्शन डायरेक्टली लिंक्ड है, किससे? क्लाइमेट चेंज से, जिसकी बात अक्सर हम नहीं करते हैं। क्लाइमेट चेंज के में दो इंपॉर्टेंट चीज, क्या? एक तो चावल की खेती में पानी का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन। आप सभी ने ग्लोबल वार्मिंग वर्ड इतनी बार सुन लिया होगा कि आप कहते हो कि भाई अब तो ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर में हम ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग इन सरल भाषा अगर आपको बताऊं तो क्या है? पृथ्वी का धीरे धीरे गर्म होना, और उससे हमें रोकना चाहिए क्योंकि जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग होगी, क्लाइमेट चेंज होगा, वैसे वैसे एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स होंगे। ठंडी में गर्मी, गर्मी में ठंडी, आकस्मिक एकदम से बाढ़ का आ जाना, एकदम से सूखा पड़ जाना, ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। तो क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करना। तो मेरे दोस्त, चावल की खेती से मीथेन का एमिशन होता है। अभी उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर के अंदर में जब आप वो राइस के कल्टीवेशन में क्या किया जाता है, आपको वैसे का समझाऊं तो चावल उगाने का तरीका ऐसा होता है, धान जो उगाया जाता है कि पहले क्या किया जाएगा, एक नर्सरी टाइप में छोटे से एरिया में उसको बुआई की जाएगी। उसके बाद में वहां से उसको निकाला जाएगा और दूसरे खेत के अंदर में क्या है, पहले पानी से उसको फ्लडिंग की जाएगी। अब ये देखिए, पानी से फ्लडिंग की जाएगी, टखने टखने घुटने घुटने तक पानी भर के रखा जाएगा। यानी कि क्या है, वहां पर ओवर फ्लडिंग आप कर रहे हो, तो वो क्या है, वहां पर ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वहां पर ऐसे बैक्टीरिया प्रोड्यूस होते हैं जो क्या करते हैं, मीथेन गैस का एमिशन करते हैं। ठीक है, तो एक आप ये इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। और ये यूपीएससी में ऑलरेडी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि ऐसा कौन सा फैक्टर है जो क्या है आपके मीथेन गैस के एमिशन में आता है। और मीथेन गैस एक बहुत पोटेंट गैस है जो क्या करती है, आपके एनवायरमेंट के अंदर में ग्लोबल वार्मिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो वर्ल्ड जो है वो मीथेन गैस का एमिशन को कम करना चाहता है। यहां तक आपको ये समझ में आ चुका होगा और धीरे धीरे फ्यूचर की जो कहानी मैं आपको बताने वाला हूं वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस पे आते हैं कि अगर 2021 का डाटा देखा जाए, क्योंकि चीन से रिलेटेड डाटा अवेलेबल हो पाना वो भी बहुत मुश्किल रहता है। कम से कम 20 के करीब आर्टिकल्स को खंगालने के बाद मुझे ये डाटा मिला कि जो टोटल राइस इंपोर्ट है, अगर देखेंगे 4.963 मिलियन टन, जो कि 68% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 2021 का डाटा है कि चीन के अंदर में चावल का इंपोर्ट कितना ज्यादा इंक्रीज हुआ है। और कहां कहां से इंपोर्ट करता है? इंडिया से, वियतनाम से, पाकिस्तान से, म्यांमार से, थाईलैंड से। और अगर इन सभी में देखा जाए तो भारत से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता है। और इंपोर्ट मैंने आपको बताया कि पिछले डिकेड्स में तो इंपोर्ट होता ही नहीं था, तो अब हो रहा है, यानी कि आकस्मिक एकदम से बढ़ गया है। तो आप देख सकते हैं जो राइस इंपोर्ट वॉल्यूम है वो 1.089 मिलियन टन, कितना ज्यादा क्या हो रहा है, इंक्रीज हुआ है इंपोर्ट के अंदर में। क्योंकि चीन की जो 2/3 जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं चावल के ऊपर में क्या है, डिपेंडेंट है। अब चावल की डिमांड को मीट करने के लिए वो क्या करता है, भारत से चावल को इंपोर्ट करता है। तो ऐसा तो नहीं है कि राइस का कल्टीवेशन चीन में होता ही नहीं है। जी हाँ, राइस का कल्टीवेशन चीन के अंदर में होता है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दो बहुत इंपॉर्टेंट इशू, एक वाटर और एक ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन। वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जो अपने आप में स्कार्स है, यानी कि उसकी बहुत ज्यादा कम उस मात्रा में देखा जाए तो चीजें अवेलेबल हैं। प्लस में आप बहुत ज्यादा डिपेंडेंट रहते हैं चावल की खेती में मॉनसून के ऊपर में, रेनिंग पैटर्न के ऊपर में, रिवर सिस्टम के ऊपर में, इरिगेशन सिस्टम के ऊपर में। यानी कि एक तरीके से चावल की जितनी ज्यादा खेती होगी वो आपके नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर में इंपैक्ट करता है। दूसरा, इंटरनेशनल लेवल पर आपकी कमिटमेंट है कि आप ग्लोबल ग्रीन हाउस जो गैसेस हैं उनको क्या करेंगे, कम करेंगे। और जो ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कम करने की बात की जाती है तो एमिशन को आप कई प्रकार से कम कर सकते हैं। आप कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को कम करने की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ जाएंगे, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में जाएंगे, बहुत सारी चीजें आप करेंगे। लेकिन मीथेन गैस
और मीथेन गैस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट शेयर है चीन का वर्ल्ड के अंदर में ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन में। आप अगर देखेंगे तो मैं आपको डाटा अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं कि चाइना सबसे ज्यादा क्या करता है, एमिशन करता है ग्रीन हाउस गैसेस का पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर में। अब पूरे वर्ल्ड के अंदर में इतना एमिशन होने के कारण में एक प्रेशर बनता है कि आपको क्या करना है, अपने एमिशन को कम करना है। और इसीलिए आपको ध्यान होगा कि चीन अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज, जैसे सीमेंट की इंडस्ट्री हो गई, स्टील की इंडस्ट्री हो गई, जहां से एमिशन बहुत ज्यादा होता है, उनको दूसरे देशों आइलैंड नेशन पे शिफ्ट कर रहा है। अब आप आइलैंड नेशन पे जब आप शिफ्ट कर देते हो तो आप ये कहोगे देखो मेरे देश में तो एमिशन नहीं हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा ट्रैप चल रहा है इस समय पर, जहां पर जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो डेवलप नेशन है, जिनके पास में फॉरेक्स रिजर्व है, ऐसे नेशन क्या कर रहे हैं, उन प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे हैं जिनसे ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होता है, जिससे वो यूज तो करेंगे, डिमांड फुलफिल तो करेंगे, बट जब डाटा देखा जाएगा तो उनके हिस्से में उतना एमिशन नहीं होगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस समय इंटरनेशनल लेवल पर अगर सबसे ज्यादा किसी चीज की बात होती है तो क्या होती है, क्लाइमेट चेंज की होती है। तो यहां से देख सकते हैं आप एक मीथेन गैस का एमिशन और एक वाटर यूज। और मीथेन गैस किससे रिलेटेड है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज। और वाटर यूज, वाटर सबसे बड़ा क्या है, रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स, जिसको आप डिप्लीट होने नहीं देना चाहते। अगर राइस के कल्टीवेशन में देखा जाए तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने ज्यादा पानी की जरूरत है कि 1 केजी राइस को उगाने के लिए वहां पर क्या है, उसको क्या मैं उसकी सिंचाई करने के लिए कितने लीटर पानी, 1432 लीटर पानी की क्या होती है, जरूरत होती है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना पानी क्या है इसमें इस्तेमाल होता है। और वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो वाटर एग्रीकल्चर के लिए धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। समझ में आ रहा है। और पानी और भी इंडस्ट्रीज में क्या होता है, यूज होता है। तो आप उन पानी को क्या कर रहे हो, दूसरे इंडस्ट्रीज में भी क्या कर रहे हो, डाइवर्ट कर रहे हो। सेकेंड पॉइंट, चीन वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट एमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। दूसरी तरफ में देखा जाए चाइना क्या है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज उसका भी हिस्सा है, पेरिस एग्रीमेंट का भी हिस्सेदार है, उसने रेटिफाई कर रखा है। यानी कि उसके ऊपर में क्या है, ये ऑब्लिगेशन है कि क्या करना है, आपको अपना एमिशन क्या करना है, धीरे धीरे कम करना है। और उस एमिशन के अंदर में सबसे बड़ा क्या है, मीथेन। मीथेन जिसकी हम बात करते हैं, चाइना का टोटल मीथेन का अगर एमिशन देखा जाए तो लगातार क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चीन ने बहुत सारी अनाउंसमेंट करी थी, लेकिन उसका मीथेन का एमिशन बढ़ ही रहा था, कम नहीं हो रहा था। पिछले अगर आप 2010 से लेकर 2015 का ही डाटा देखें तो लगातार उसका मीथेन का एमिशन बढ़ रहा था। और उसके मीथेन का एमिशन सबसे ज्यादा कहां से आ रहा था, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज से आ रहा था, खेती से। और एग्रीकल्चर के अंदर में अगर आप अलाइड सेक्टर को भी जोड़ देंगे तो जो पशुपालन होता है उसके अंदर में भी आप देखेंगे कि वहां से भी मीथेन गैस का एमिशन होता है। तो उस तरीके से आप इसको क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो चाइना का एग्रीकल्चर रिलेटेड जो एमिशन है वो एक बाई प्रोडक्ट है किसका, राइस कल्टीवेशन का। और इसीलिए चीन अपने देश के अंदर में राइस के कल्टीवेशन को कम करना चाहता है। और ये आप वर्ल्ड के अंदर में बहुत सारे देशों में देखेंगे जहां पर जो प्रोडक्ट क्या करता है, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन करता है, उसको वो अपने देश में उगाने की या उसको प्रोड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम दूसरे देश से क्या कर लेंगे, इसको बाय कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो आई थिंक आपको यहां से समझ में आया कि हम कई बार जब कहते हैं कि चीजें जब उसका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, चावल का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, शुगर केन का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, लेकिन आप ये चीज समझिए उसके कारण में हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, कई बार हम कैपिंग करते हैं कि शुगर केन के एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगाते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। राइस के कल्टीवेशन के, राइस के एक्सपोर्ट के ऊपर में बैन लगाते हैं, उसको रिस्ट्रिक्ट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे देश की फूड सिक्योरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे देश की इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप मेजर चंक सिर्फ प्रॉफिट के लिए अगर आप एक्सपोर्ट कर देंगे, क्योंकि दूसरा नेशन अफोर्ड कर रहा है, वो आपको पे करने के लिए तैयार है, तो ना सिर्फ ये आपके एमिशन में इंपैक्ट कर रहा है, बल्कि आप उसको एक्सपोर्ट करने के कारण आपके फूड सिक्योरिटी के ऊपर में भी क्या करता है, इंपैक्ट करता है। अब एक बात जाते जाते मैं थोड़ा सा आपको एक ओपन एंडेड डिस्कशन में छोड़कर जाने की कोशिश करूंगा। कई बार मैंने इसके बारे में बात करी है कि कान यहां से नहीं पकड़ा गया तो उसको घुमाकर ऐसे पकड़ने की कोशिश की गई। उसके पीछे कहानी यह है कि 90s में आपको लेके चलता हूं कि यूएस बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था, फोर्स कर रहा था भारत को कि आपको
अपना फिस्कल डेफिसिट क्या करना है, कम करना है। आपको अपना जो खेती के ऊपर में जो सब्सिडीज देते हो, क्योंकि आप देखिए राइस के ऊपर हम कल्टीवेशन में सब्सिडी देते हैं, शुगर केन में क्या देते हैं, सब्सिडी देते हैं, बहुत सब कुछ देते हैं, तो उसके ऊपर में कमी लानी चाहिए। ऐसा बहुत सारे वर्ल्ड के डेवलप्ड नेशन भारत को फोर्स करते थे। भारत ने हमेशा मना किया कि हम एग्रीकल्चर के ऊपर में तो क्या करेंगे, सब्सिडी देंगे ही देंगे। तो अगर आप यहां पर कंट्रोल नहीं कर पाए, अब आप में से कई सारे लोग कहेंगे कि क्यों सर, ऐसा क्यों? एक समय आपको ध्यान होगा कि यूएसए से हम फूड को इंपोर्ट करते थे, व्हीट को इंपोर्ट करते थे, राइस को इंपोर्ट करते थे, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे। अब आप इतना ज्यादा उगाने लग गए हैं, क्यों? अपनी सब्सिडीज के कारण, अपनी पॉलिसीज के कारण में। तो क्या हुआ, उनके लिए तो इतनी बड़ी मार्केट क्लोज हो गई, तो मार्केट ओपन होनी चाहिए। इसलिए डब्ल्यूटीओ के अंदर बहुत सारे रेगुलेशंस, नॉर्म्स लाने की कोशिश की कि कैसे सब्सिडीज को रोका जाए, लेकिन आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाए, नहीं रोक पाए। भारत ने इसके अंदर में अपने आप को स्थापित कर लिया कि नहीं, ये चीज नहीं हो पाई, और डेवलपिंग नेशन ने भी ये बोला। तो आप कान दूसरी तरफ से पकड़ रहे हैं कि भैया देखिए, एग्रीकल्चर में सब्सिडी जारी होगी, वो कहां से जाती है? आपके कहां से जाती है? आपके फिस्कल डेफिसिट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा सरकार के खर्चे से जाती है। तो फिस्कल डेफिसिट कम करो, यानी कि अपनी उधारी कम करो, और उसके लिए क्या है, बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए गए। तो ये ओपन डिस्कशन मैंने आपके लिए ओपन किया है, छोड़ा है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि डेवलप्ड नेशन अपने जो मार्केट ओपन चाहते थे उसके कारण में ये क्लाइमेट चेंज एंड फिस्कल डेफिसिट वाला क्लॉज लेकर आए? फर्स्ट पॉइंट ये आपके लिए है। और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, क्या आप इस बात से राजी करते हैं कि कई बार बहुत सारी चीजें हमें देखने में ऐसा लगता है कि एक्सपोर्ट हो रही है, हमारे लिए बेहतर है, लेकिन अल्टीमेटली वो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं? प्राइम एग्जांपल आप देख सकते हैं राइस का कल्टीवेशन, और दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हैं शुगर केन का कल्टीवेशन, क्योंकि इनसे हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर में इंपैक्ट पड़ता है। तो ये बहुत ही सीरियस डिस्कशन था, और आई होप आपने इस डिस्कशन को एंजॉय किया होगा, फॉलो भी किया होगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।